वेलकम टू गेट एडजिल। गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गेट एडजिल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड पर आपको गेट एडजिल के कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन बेसिक। पाइथन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हम देखेंगे वो पाइथन के बेसिक्स देखेंगे। आज के लेक्चर में मैं जो टॉपिक कवर करूँगा वो है कि पाइथन क्या है, पाइथन के क्या क्या यूज़ केसेस हैं, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में, और पाइथन के क्या क्या पाइथन में क्या सिंटेक्स है, किस तरीके से हम जो है स्टेटमेंट्स लिखते हैं, किस तरीके से हम कोड लिखते हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो है वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं पाइथन में, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। और कमेंट्स किस तरीके से करते हैं कोड को, और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूँ समझिए कि हमें अगर यदि मशीन से कोई काम करवाना है, हमारा कंप्यूटर है, हमें इससे कुछ काम करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे। हमें इंसानों और मनुष्य कंप्यूटर के बीच में जो है कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा ऐसा तरीका मान लीजिए कि हम जो कोड करेंगे वो मशीन समझ पाए। तो मशीन को समझाने के लिए, मशीन को ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो पाइथन भी एक ऐसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफ़ी आसान है और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हाई लेवल, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि हाई लेवल और लो लेवल एक दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लो लेवल इन द सेंस कि जो लैंग्वेजेस मशीन के क्लोज है, जो लैंग्वेजेस मशीन जल्दी समझती हैं, ऐसा उन्हें लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, या क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इन द सेंस कि जो बाइनरी फॉर्मेट या असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन कोड में आती है, लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है। और पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकती है, तो उसके लिए हमें कन्वर्जन्स लगते हैं। तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि क्या कन्वर्जन क्या होता है, कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं। तो पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकती, उसके लिए हमें कोई कन्वर्टर चाहिए मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। जनरल पर्पस यानी कि आप बहुत सारी फील्ड्स है पाइथन के जनरल पर्पस की। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं इसे, या डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स है पाइथन को यूज़ करने की। इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटेड अब जो वर्ड आया इंटरप्रेटेड हम इसे समझते हैं। इंटरप्रेटेड है तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो पाइथन को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें जो है इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो पाइथन का क्या एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज, दूसरा होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन जो हमारी है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या है कि पहला आपने जो भी कोड लिखा है वो सारा का सारा कोड पहले कंपाइल होगा, एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होगा, फिर वो कोड रन होगा। लेकिन इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि कोड पहले पूरा का पूरा स्कैन होकर कंपाइल नहीं होता है। आपने पहली लाइन कोड की है वो कंपाइल होगी और वो रन हो जाएगी, दूसरी लाइन है तो वो कंपाइल होगी और वो रन हो जाएगी, तीसरी लाइन है तो जहाँ एरर आएगा वहाँ अपना कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो इंटरप्रेटेड में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, और कंपाइलर में पूरा कोड पहले कंपाइल होता है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट कोड रन होता है। तो पाइथन की डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ गई। पाइथन एक ईजी है, हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद पाइथन का अगर यदि हम एरियाज़ देखें, पाइथन अगर यदि आपने सीखी है तो आप आगे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप क्या क्या सीख सकते हैं पाइथन नया। तो पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, पाइथन से आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के एरियाज़ में अपना करियर बना सकते हैं। पाइथन से आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लाइक पाइथन की बहुत सारी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है जिनसे फास्ट और स्केलेबल एप्लीकेशंस बनती हैं। पाइथन जो है सर्वर साइड यानी कि बैकएंड साइड पर भी जो है यूज़ में आती है। तो वहाँ पर आप सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी पाइथन में बना सकते हैं, सर्वर स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं पाइथन में, और वेब स्क्रैपिंग वगैरह में भी पाइथन का यूज़ होता है। तो पाइथन के इतने सारे एप्लीकेशन से आप किसी भी एक एरिया को, या आपका इंटरेस्ट जिस एरिया में हो आप उसमें पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें पाइथन के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। पाइथन जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकती है। पाइथन को आप विंडोज़ में रन कर सकते हैं, आप विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन को आप लिनक्स पे रन कर सकते हैं, मैक ओएस पे रन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पाइथन अभी मैंने बताया कि पाइथन ईजी है, तो पाइथन के सिंटैक्स इस तरीके से लिखे हुए हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं।
तो पाइथन जो है इजी टू यूज़ है, सिंपल है, लिखना आसान है, उसको पढ़ना भी आसान है। कोड पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। उसके बाद उस पाइथन में जो है कॉम्पैक्ट कोड भी लिखे जाते हैं। आप ने अगर यदि C++ पढ़ी है या जावा पढ़ी है तो आप देखेंगे कि आपको सिंटेक्स जो है, आपको कोई भी चीज़ करने के लिए 3-4 लाइन में जो आप उसमें कोड करते हैं C++ में, वो आप पाइथन में 1 लाइन में भी कर सकते हैं। तो शॉर्टर जो है वो कॉम्पैक्ट सिंटेक्स भी हैं इसके। डायनेमिक टाइप जो वर्ड आया है, इस वर्ड को अगर यदि हम समझेंगे तो डायनेमिक टाइप्ड का मतलब है कि पाइथन में कोई भी वेरिएबल है उसका अगर यदि डेटा टाइप मान लो अभी उसने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो एट ए टाइम आप प्रोग्राम में कभी भी उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, कभी भी आप उसमें कोई और ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का स्टोर कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो डिपेंड कर डायनेमिक टाइप यानी कि उसका एक बार में फिक्स नहीं हुआ है, आप रन टाइम पे कभी भी उसका जो है डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस वर्ड का मतलब हुआ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैं समझा चुका हूँ कि इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें? तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएंगे, वहाँ से आप .exe फाइल जो है डाउनलोड करेंगे। वो तो हम जो है मैं आपको बता देता हूँ पाइथन के डाउनलोड से आपको किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। तो अपन पाइथन के डाउनलोड्स पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो ये है पाइथन का ऑफिशियल डाउनलोड पाइथन डाउनलोड करने का जो है उसका पेज है, डाउनलोड्स वहाँ पे। तो अगर आप विंडोज़ के लिए आप सीधे यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी विंडोज़ के लिए, और अगर आप लिनक्स के यूज़र हैं तो आप लिनक्स पे जाइएगा। कोई भी आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वो जो कमांड मैंने सीधे बताई है वो आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके सेटअप कर लीजिएगा पाइथन। उसके बाद अब हम आते हैं एक्चुअल सिंटेक्स पे पाइथन किस तरीके से लिखते हैं अपन। तो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन के या तो आप फाइल बना सकते हैं और फिर रन कर सकते हैं, एक तो वो तो होता ही है। उसके अलावा भी हम पाइथन को डायरेक्टली जो है कमांड लाइन से पाइथन का शेल ओपन करके उसमें पाइथन कैसे रन कर सकते हैं बताता हूँ आपको। तो पाइथन का अगर टर्मिनल कुछ इस तरीके से दिखता है, उसमें ये ग्रेटर देन के साइन दिखते हैं 3। उसके बाद आपको जो है आपने लिखा जैसे लिखा है यहाँ पे प्रिंट वेलकम टू गेट एट जिल, तो ये सीधे एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होकर प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू गेट एट जिल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 2 + 3 तो उनका सम हो गया 5 आ जाएगा, 2 × 3 लिखा तो 6 आ जाएगा, 1 + 2 + 3 लिखा तो 10 हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है ये कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि पाइथन का आप शेल किस तरीके से टर्मिनल ओपन करके किस तरीके से रन कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल है, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ पाइथन, तो ये इस तरीके से आपको 3 एरो दिख रहे हैं, ये पाइथन का जो शेल ओपन हो गया है। अब मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट वेलकम टू गेट एट जिल, तो ये प्रिंट हो गया वेलकम टू गेट एट जिल। मैंने लिखा 2 + 3 तो प्रिंट हो गया 5। मैंने लिखा 10 × 100 तो 1000 प्रिंट हो गया। तो आप कोई सा भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। उसके बाद मैंने लिखा कि 2 / 5 तो ये 0.4 आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे पाइथन के एक एक स्टेटमेंट एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप और भी ट्राई करिएगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीपल डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिएगा। जैसे कि 2 + 3 + 4 करा तो 3 + 2 + 4 करा तो क्या आंसर 9 आ गया। ब्रैकेट लगा करिएगा कि बोर्डमास रूल्स वगैरह किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, आपको ये खुद एनालिसिस करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। पहले 2 + 4 हुआ 6, 6 का मल्टीप्लाई हुआ 3 में तो 18 हमारा आंसर आया है। तो आप और भी तरीके से आप इसको ट्राई करिएगा, एक्सप्रेशन लिख लिख के ट्राई करिएगा कहाँ वो प्रॉब्लम आती है। इसमें जैसे कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अगर मैंने 0 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये आप चेक करके देखिएगा कि क्या ये हमें आउटपुट देता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद पाइथन में एक रूल और होता है कि आप जैसे अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि हम ब्लॉक किस तरीके से डिफाइन करते हैं। C++ में हम क्या करते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास C या C++ का कोई कोड है, ठीक है,
तो C++ में हम कैसे डिफाइन करते थे ब्लॉक, जैसे मैंने कुछ लिखा है तो ये इस कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट, और कर्ली ब्रैकेट मतलब एक ये सिंगल ब्रैकेट, यहाँ कुछ स्टेटमेंट रहते हैं। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता है, पाइथन में हमें इंडेंटेशन देना पड़ता है। जैसे कि ये एक इफ़ स्टेटमेंट है, तो इफ़ कंडीशन, ये कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे इतने समय, ये एक इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर यदि इस इफ़ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे ये मुझे बताना है, तो मैं इस इफ़ के यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगा सकता, ठीक है। तो मैं कैसा बताऊँगा कि भाई इफ़ के अंदर जो है वो कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे। तो ये कॉलन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक कोई स्टेटमेंट आने वाला है। अब मुझे यहाँ से टैब देना पड़ा, इंडेंटेशन मतलब कि यहाँ से कुछ स्पेसेस रहेगी, तो टैब यानी 4 स्पेसेस या कुछ ऐसा रहता है। तो वो टैब अगर मैंने दिया है तो वो उसके साथ में जितनी भी लाइनें लिखी होगी, जैसे यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा कि a=2+3, a=2+3 भी लिखा हुआ है, या कुछ और भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, b=a+3, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट इस लाइन से ही चालू होंगे, इस लाइन से आप पीछे नहीं जा सकते, इस लाइन से आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। इस स्टेटमेंट में अगर यदि कोई दूसरा ब्लॉक चालू हो रहा है तो वो अलग चीज़ है। तो अब जैसे ठीक है, अब इस इफ़ के अंदर मान लो कि कोई और एक और इफ़ भी चालू हो रहा है, तो फिर मैं कैसे लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा इफ़, फिर उसके बाद कुछ कंडीशन आएगी, फिर कॉलन लगाऊंगा, फिर इस इफ़ के बाद से मैं कुछ इंडेंटेशन दूंगा और वहाँ से इसका स्टेटमेंट चालू होगा। जैसे प्रिंट, मैं लिखा प्रिंट इनसाइड अनदर लूप, ठीक है। तो ये फिर इसके साथ से चालू होगा, फिर इसके इस लाइन से सारे स्टेटमेंट चालू होंगे। तो ये इफ़ का क्या कह रहा है कि ये सारे स्टेटमेंट इसके इसके अंदर हैं, और ये इफ़ कह रहा है कि ये सारे स्टेटमेंट इसके अंदर है। तो इस तरीके से आपको इंडेंटेशन देकर ही पाइथन में कोड लिखना है, ठीक है। और ये जो है जैसे ये प्रिंट है और यहाँ कोई ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ, ये ब्लॉक जो चला आ रहा था यही ब्लॉक है, तो आप ये इतनी स्पेस देंगे तो ये एक एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर, कि आपने कोड को सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया है, ठीक है। ये रॉन्ग तरीका है लिखने का, ये एग्जैक्ट सही तरीका है। अब जैसे कि ई फॉर एक्स जो है वो सेम ब्लॉक में है, तो वो दोनों सेम एग्जैक्ट लाइन पे हैं, इसके अंदर वाले सारे एग्जैक्ट लाइन पे रहेंगे। अगर यदि इनकेस पहाड़ वाला कोई होगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। ये सेम ब्लॉक में होते हुए आप इंडेंटेशन देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये एरर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो आपको कोड की अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको कि कोड किस तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे कि ये फाइल बनी हुई है, ठीक है, मेरे पास पाइथन की फाइल है। तो मैंने लिखा कि x = 2। अब जो नेक्स्ट लाइन होगी वो मैं लिख रहा हूँ इफ़ x > 1। अब ये इफ़ का ब्लॉक चालू हुआ, तो आप देखिए कर्सर इतनी स्पेस छोड़कर आगे की फिर वहाँ से चालू हो रहा है, ये इतनी स्पेस 1 2 3 4 इंडेंटेशन, चार स्पेस का इंडेंटेशन है यहाँ पर। उसके बाद इफ़ का ब्लॉक चालू हो रहा है। अब मैंने लिखा कि प्रिंट वेलकम टू गेटेडजिल। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये इफ़ ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि a = 2+3, फिर मैंने प्रिंट कर दिया a को, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये सारे इफ़, ये 3 के 3 स्टेटमेंट जो हैं ये इफ़ ब्लॉक के अंदर हैं। अब मुझे इफ़ ब्लॉक से बाहर निकलना है तो मैं इफ़ के लेवल में कोई स्टेटमेंट लिख दूंगा, प्रिंट आउटसाइड इफ़, ठीक है। ये तीनों जो ये सारे स्टेटमेंट, ये इफ़ एक्स और ये सब सेम लेवल पे हैं, और ये सारे सेम लेवल पे हैं, मतलब ये सारे इफ़ के अंदर हैं। इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब जैसे कि मैं इसको रन करूँ इस फाइल को, तो मेरे पास कोई इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, वेलकम टू गेटेडजिल 5 भी प्रिंट हो गया, और उसके बाद आउटसाइड इफ़ भी प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यदि मैं कोई वो जो अपना दूसरा एग्जांपल था उसमें अगर यदि मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट हेलो, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ, मैं इंडेंटेशन दे देता हूँ और फिर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ वर्ल्ड, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक एरर आ जाएगी आपको, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वर्ड वाला, यह प्रिंट स्टेटमेंट सही से फॉर्मेट नहीं हुआ है, ये इंडेंटेशन एरर है। आप इसको इस ब्लॉक के सेम लेवल पे रखेंगे तो ये प्रोग्राम सही साथ चलेगा, ठीक है। अब प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। समझ में आई बात, किस तरीके से आपको कोड लिखना है, किस तरीके से ब्लॉक लिखना है। इफ़ के अंदर अगर दोबारा इफ़ भी आता है तो आपको किस तरीके से, इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ के अंदर x > 1 कंडीशन है, इसके अंदर प्रिंट लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है।
जो भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद मान लो दोबारा इफ़ आ जाता है, तो फिर इफ़ की कोई कंडीशन होगी कि y ग्रेटर देन 2 है मान लो, तो इसके बाद अब दोबारा जो स्टेटमेंट आया वो यहाँ कुछ आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंडेंटेशन देते हुए कोड को फॉर्मेट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड क्या होता है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। रिजर्व्ड कीवर्ड यानी कि जो पहले से डिसाइडेड है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये हमने डिसाइड कर लिया और इन वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली या किसी वेरिएबल की तरह। तो कीवर्ड्स जो है वो पहले से रिजर्व्ड है पाइथन में कि हाँ हम इन्हें इस स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करेंगे और कहीं यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि फॉल्स, फॉल्स क्या है, फॉल्स एक कीवर्ड है। उस कीवर्ड का मतलब है कि वहाँ जो कुछ भी लिखा हो मतलब कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है या जो भी कुछ भी है कि वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है या जो भी है। और ट्रू लिखा हुआ मतलब कि वो एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। नन लिखा हुआ यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेटा टाइप एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है मतलब क्या है, मतलब कि एंड लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन होगी। जैसे आपने अगर यदि एंड पढ़ा हो तो एंड लिखा हुआ है यानी कि एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है यानी कि इसके लेफ्ट साइड में कुछ एक्सप्रेशन होगी। राइट बाइनरी ऑपरेटर अगर आपने पढ़े हो तो कि एंड और नोट वाले है ना, ठीक है। तो एंड लिखा हुआ है यानी कि इसके लेफ्ट साइड में कुछ एक्सप्रेशन होगी एक्स, राइट साइड में एक्सप्रेशन होगी वाई। एक्स भी ट्रू है वाई भी ट्रू है तो एंड का रिजल्ट ट्रू आता है। तो इस तरीके से जो एंड है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में। पाइथन पूरी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश एंड हम C++ में एंड कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि एक्स एंड वाई, वही एंड इस यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है, ए एंड डी एंड, पूरा इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है। डेफ कीवर्ड जो है वो फंक्शन डेफिनेशन के लिए रिजर्व्ड है। डिलीट कीवर्ड है किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। फॉर जो है फॉर लूप के लिए, वाइल जो है वाइल लूप के लिए। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स यहाँ लिखा है। दूसरा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या हुआ कि एंड अगर यदि मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है, एंड जो है कीवर्ड एक्चुअल में ये है एंड, अगर यदि मैं इस तरीके से ए एन डी लिखता हूँ या ए एन डी ऐसे लिखता हूँ तो ये सारे जो हैं ये सारे एरर देंगे, सिंटेक्स एरर आएगा कि हम इस एंड को नहीं जानते, ठीक है। तो आपको एंड लिखा है तो एंड को इसी तरीके से लिखना है। अगर आपने इस तरीके से लिखा है कुछ भी किया तो आपका एरर आ जाएगी प्रोग्राम में, ठीक है। तो कीवर्ड से हम आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड आपको समझ में आ गया कीवर्ड क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। उसके बाद आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर किसी भी एक एंटिटी को एक नाम देना कि लाइक हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का कुछ नाम होगा। हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का कुछ नाम होगा। हमारे पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल का कुछ नाम होगा। तो ऐसे किसी भी एक एंटिटी को प्रोग्राम में नाम देना या उसका जो नाम है वो एक आइडेंटिफायर कहलाता है। अब आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो कोई सी भी एंटिटी हो उसको जो हमने नाम दिया है वो एक आइडेंटिफायर हो गया। कीवर्ड्स जो हैं हमारे पहले से रिजर्व्ड हैं, उनको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लिख सकता कि मेरे वेरिएबल का नाम डिलीट है, DEL है, या मेरे वेरिएबल का नाम AND है। तो ये एक गलत चीज़ है, उसको फिर उसका आप एक्चुअल मीनिंग को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये पाइथन में एरर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको कि आप आइडेंटिफायर को यूज़ करेंगे तो किस तरीके से एरर आएगी, ठीक है। आइडेंटिफायर के नेम को जब हम डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफायर कुछ नाम देते हैं हमने, जैसे मैंने किसी वेरिएबल का नाम दिया, फंक्शन का नाम दिया, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। रूल्स ये कि आइडेंटिफायर के नेम में या तो अल्फ़ाबेट्स हों, कैपिटल या स्मॉल, या फिर डिजिट्स हों, या फिर अंडरस्कोर हो। इसके अलावा और कोई सिंबल अलाउड नहीं है। आप हैश, @ कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है आइडेंटिफायर का जो नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट से स्टार्ट इन द सेंस कि मैंने लिखा कि हेलो, हेलो एक वैलिड आइडेंटिफायर का नेम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 1 2 3 हेलो। 1 2 3 स्टार्टिंग डिजिट जो है स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए। 1 2 3 एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए मैंने, जैसे वैलिड के लिए टेम्प है, हेलो है, टेम्प 1 है, ये सारे वैलिड है। डिजिट बीच में कहीं आया, बाद में आया चलेगा, अंडरस्कोर पहले आया, बीच में कहीं भी अंडरस्कोर सब जगह अलाउड है। लेकिन 1 टेम्प जो है वो अलाउड नहीं है, 2 3 1 अलाउड नहीं है, हेलो @ 1 2 3 अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेशल सिंबल है ये, और ये ओनली डिजिट से, ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। आइडेंटिफायर समझ में आया। अब हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक अपने मेमोरी में आपने कुछ भी स्टोर किया है तो उस मेमोरी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उस मेमोरी का अपने को कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए, नाम चाहिए। तो उस मेमोरी का रेफरेंस कहाँ होता है, उस मेमोरी को हमने कोई नाम दिया है तो वो नाम कहाँ है, तो वो नाम हमारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स, यानी एक्स तो कोई मेमोरी लोकेशन होगी जिसको हमने एक्स नाम दिया है,
ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन पे कोई हमारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, समझ में आई। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? ए वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर सम डेटा। तो एक मेमोरी लोकेशन जिस पे कुछ डेटा स्टोर्ड है, उस मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम दिया है, उसी को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर यदि आपने C++ पढ़ी हो तो मान लो मेमोरी एड्रेस है 100 मेमोरी एड्रेस पे हमारा कुछ डेटा रखा हुआ है, 5 इंटीजर रखा हुआ है। तो उस 100 मेमोरी एड्रेस को हमें करने ने नाम दिया कि वेरिएबल, वो उसका नाम x है। तो मैं x जब भी एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पाइथन में भी वेरिएबल्स होते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस डायरेक्टली हम मेमोरी का एड्रेस प्रिंट नहीं करवा सकते पाइथन में, लेकिन उसके बाद उस मेमोरी लोकेशन पर जो है हम उस मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है, जैसे मेरा अभी उस मेमोरी लोकेशन पे 5 स्टोर्ड है, तो उस 5 को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ उस वेरिएबल के थ्रू। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अब मान लो, ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है x = 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एक मेमोरी लोकेशन होगी, स्पेसिफिक मेमोरी में कोई भी लोकेशन हो सकती है। मान लो कि कोई भी लोकेशन है, जो भी उसका एड्रेस हो XYZ जो भी हो, उस पर 2 स्टोर्ड है। उस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दे दिया x। ठीक है, अब इस x को मैं जब भी एक्सेस करूँगा, मैंने क्या लिखा कि प्रिंट x, ऐसा कुछ लिखा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 2 प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, मैंने लिखा कि मैंने कोई नया वेरिएबल बनाया, लेकिन मुझे इस 2 को यूज़ करना है ना पुराना। मैंने लिखा कि y = y+2, y = x+2। तो x जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो इस x को क्या होगा? ये एक मेमोरी की लोकेशन का नाम है, वेरिएबल है। तो पहले तो ये 2 जो है ये फेच होकर यहाँ आएगा, फिर 2 + 2 = 4 होगा, और वो 4 इस y में असाइन। तो y भी एक मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि मुझे इस लोकेशन को चेंज करना है, मुझे इस 2 को कुछ और अपडेट करना है, या मुझे इस 2 की जगह 5 करना है, या इस 2 में मुझे 3 ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा x = x तो +3। तो x क्या है? x एक मेमोरी लोकेशन है जो हमें पता, वेरिएबल है जो हमें बताएगा मेमोरी। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 3 = 5 होगा। ठीक है, और ये 5 जो है, ये 5 मैं कहाँ असाइन कर रहा हूँ? वापस से उसी मेमोरी लोकेशन पे असाइन कर रहा हूँ। तो उसी मेमोरी लोकेशन पे जाके अपडेट क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा यहाँ पे अपडेट। ठीक है, बात समझ में आई। तो उसी मेमोरी लोकेशन पे मैंने अपडेट किया तो 5 हो गया। तो हम उस मेमोरी लोकेशन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमने किस तरीके से कोड लिखा है उस कोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना रखे हैं, num = 10। तो एक नम जो एक वेरिएबल है, किसी मेमोरी लोकेशन को नाम दिया गया, उस मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है? 10 स्टोर्ड है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गेट एट क्या है? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है तो ये वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को हमने मेमोरी लोकेशन होगी वहाँ पे कुछ गेट स्टोर होगा, और उसको हमने नाम दिया। ठीक है, उसको हमने नाम दिया स्ट्रिंग। इस मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन कोई एड्रेस होगा, जो भी होगा ABC, जो भी एड्रेस है इसका, वहाँ पे हमने क्या नाम दिया है? उस मेमोरी लोकेशन को हमने क्या नाम दिया है? स्ट्रिंग नाम दिया है। ठीक है, वेरिएबल समझ में आए? वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल और आइडेंटिफायर में लगभग हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बता दूं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर एक ऐसा मान लो कि एक बड़ा सेट है। ठीक है, आइडेंटिफायर ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर वेरिएबल, फंक्शन, क्लास सबका नाम आता है। तो वेरिएबल जो है वो उसका सबसेट है, कि वेरिएबल जो है आइडेंटिफायर का एक सबसेट है। ठीक है, कि वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर को बनाने के हमने रूल देखे थे। क्या रूल देखे थे? कि वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं और डिजिट अलाउड हैं। ठीक है, और हमारे पास अंडरस्कोर अलाउड हैं, और इसके अलावा कोई अलाउड नहीं है। तो वेरिएबल का नाम जब हम बनाएंगे तब वो भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो आइडेंटिफायर बनाते वक्त रूल फॉलो करते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा अभी कि वेरिएबल जो है वो भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर वैलिड है तो वेरिएबल का नाम भी वही होना चाहिए जो एक आइडेंटिफायर बनाने, वेरिएबल का नाम जो है वही रूल फॉलो करना चाहिए जो आइडेंटिफायर बनाने का रूल फॉलो करता है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। वेरिएबल के बाद पाइथन में हम कमेंट किस तरीके से करते हैं? कमेंट क्या होती है पहले तो हम ये देख लेते हैं। कमेंट इन द सेंस कि आपने कोड लिखा, आपने बहुत सारा कोड लिखा है, आपने 100-50 लाइनें लिखी हैं, उसमें से कुछ लाइन ऐसी है जो आपको या तो नहीं चलानी है, आप हटाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमें हटाओ ना, लेकिन कभी बाद में कोई काम पड़ जाए तो मैं उसे रखना चाहूँ, लेकिन वो लाइन चले ना, तो मैं क्या करूँ? मैं उस लाइन को कमेंट बना दूँगा। या फिर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि मैं एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे उस फंक्शन के बारे में कुछ बताना है,
कि ये फंक्शन क्या करेगा, ऐसा कुछ लिखना है, मुझे नॉर्मल लाइन लिखनी है, तो मैं किस तरीके से लिखूँ? मैं चाहता हूँ कंपाइलर उस चीज़ को इग्नोर, मतलब सिस्टम उस चीज़ को इग्नोर करे, मेरा कंप्यूटर उस चीज़ को रन ना करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम में रहे फिर भी। तो मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं वहाँ कमेंट बना दूँगा। कमेंट को क्या करता है, कमेंट को हमारा पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है, कमेंट को सीधा इग्नोर कर देता है कि हाँ ये हमारे काम की नहीं है, ये किसी और के काम की है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कमेंट करने का तरीका क्या है, हैश, पाइथन में जो हैश सिंबल है उससे हम कमेंट स्टार्ट हो, किसी भी लाइन की अगर आपने हैश लगाया है स्टार्टिंग में तो वो कमेंट बन जाएगी, ठीक है। आप कहीं भी हैश लगाएंगे तो कमेंट बन जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर हैश यूज़ किया है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने कहीं भी हैश लगाया है तो वो लाइन कमेंट बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये दोनों लाइनें कमेंट्स है, दिस इज़ ए कमेंट, ये प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट हेलो जो है ये नहीं चलाएगा, लेकिन ये प्रिंट गेटेड जो लिखा हुआ है ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसकी ये कमेंट नहीं है, ये एक्चुअल कोड है, ठीक है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ और कमेंट किस तरीके से बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये पाइथन का मैं चलाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ ए कमेंट। अगर यदि मैं लाइन को ऐसे ही रखता हूँ नॉर्मली तो मेरे पास एरर आ जाएगी कि हम तो जानते ही नहीं है कि ये कमेंट वमेंट, ये सिंबल क्या है, दिस क्या सिंबल है, इज़ क्या सिंबल है, ये हम नहीं जानते। पाइथन हमें एरर दे देगा कि दिस इज़ ए कमेंट, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि लाइन रहे कोड में, लेकिन ये लाइन पाइथन जो है एरर ना दे, तो मैं इस लाइन को क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग में जाऊँगा इस लाइन के और मैं लिख दूँगा हैश। तो ये क्या बन गई, कमेंट बन गई। कमेंट बन गई तो क्या होगा, अब पाइथन मेरा जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, मेरा प्रोग्राम सही साइड चल गया, बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। अब मैंने लिखा कि प्रिंट हेलो, ठीक है। अब क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ऊपर वाले लाइन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन भी कमेंट रहे और सिर्फ प्रिंट हो गेटेड जिल, ठीक है। अब भी मैं अगर इस लाइन को कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हेलो भी प्रिंट होगा और गेटेड जिल भी प्रिंट होगा, हेलो भी प्रिंट होगा, गेटेड जिल भी प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेलो प्रिंट ना हो, गेटेड जिल प्रिंट हो, और मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई इस लाइन को ऐसे हटाए भी ना। अब ये लाइन हटाना भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि गेटेड जिल ही प्रिंट हो सिर्फ, तो मैं क्या करूँ, मैं इस लाइन को कमेंट बना दूँगा। मैंने आगे हैश लगाया, लाइन कमेंट बन गई, तो प्रिंट होगा गेटेड जिल, ठीक है। फिर हमारा गेटेड जिल प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि हैश अगर यदि कहाँ कहाँ लगा, अगर मैं कहाँ मैं कहीं भी हैश लगा सकता हूँ या सिर्फ बीच में अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर हैश लगाया तो अब ये हैश जो है इस चीज़ को कमेंट नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा हैश। लेकिन अगर मैं बीच में कहीं हैश लगाता हूँ, हैश लिखा मैंने दिस इज़ कमेंट, तो ये एक कमेंट हो चुकी है। अब इस हैश के बाद जो है ये कमेंट हो गई है। तो स्ट्रिंग अगर यदि कहीं स्ट्रिंग के अंदर अगर यदि कहीं हैश आ रहा है, डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर कहीं हैश आ रहा है, तो वो हैश कमेंट नहीं की तरह काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट चलेगा प्रोग्राम और गेटेड जिल और हैश भी प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद कमेंट पूरे क्लियर। उसके बाद पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, पाइथन में नंबर होते हैं, पाइथन नंबर में हमारे पास इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th या 12th में पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आयोटा होता था, तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करते थे। जैसे लिखा हुआ a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म का जो भी नंबर है वो सारा क्या कहलाता था, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता था, ठीक है। ये कहाँ, ये आपको पता है पूरी। तो इसमें a जो होता था हमारा रियल पार्ट होता था, b जो होता था हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता था, ठीक है। तो पाइथन में इस नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाइथन में जो है इस नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए इस जे यूज़ किया जाता है, जे। जैसे कि लिखा हुआ है 2 + 3j, तो ये पाइथन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पाइथन में आई यूज़ नहीं होता, पाइथन में जे यूज़ होता है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, 2 + 3j और यहाँ लिखा हुआ है 5 + 2j, ठीक है। आप इनको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको करना है आपका ऑपरेशन जो भी अलाउड है उस पाइथन में वो सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइथन में इंटीजर होते हैं, इंटीजर x = 2 लिखा हुआ है। फ्लोट है तो मान लो f = मैंने लिखा हुआ है 3.25, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया आपको। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट जो है पाइथन में एक डेटा टाइप है जिसमें आप
स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट क्रिएट करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर्ड हैं। सारी वैल्यूज सेम होना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ मान लो यहाँ 2 रखा हुआ है पहला एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट ये रखा हुआ है, कैरेक्टर रखा हुआ है एक, ये रखा हुआ है, ठीक है, तीसरा कैरेक्टर कोई और स्ट्रिंग रखा हुआ है, आप कोई भी रख सकते हैं। पाइथन में एक ट्यूपल होता है, एक स्ट्रिंग होता है। ट्यूपल जो है सेम एज ए लिस्ट होता है, लेकिन वहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं बजाय स्क्वायर ब्रैकेट के। उसके अंदर भी एलिमेंट्स इस तरह कोमा लगा करके स्टोर रहते हैं। उसके बाद पाइथन में सेट होते हैं। सेट आपने पढ़े हो अगर यदि मैथमेटिक्स में सेट यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। सेट इस तरीके सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 4 5 है ना, ठीक है। तो पाइथन में इस तरीके सेट भी होते हैं। और पाइथन में डिक्शनरी भी होती है। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर आपने देखा हो तो की वैल्यू पेयर को हम स्टोर करते हैं तो डिक्शनरी की तरह यूज़ होता है। जैसे मैंने लिखा कि पहला जो की है मेरी ए है, इसके सामने जो वैल्यू है वो है 20, कॉमा लगाया। दूसरी जो की है वो है बी है, उसके सामने मैंने लिखा कि 30। ये एक डिक्शनरी बन गई। इस तरीके से आप की वैल्यू पेयर की 1 कोलन वैल्यू 1 कॉमा की 2 कोलन वैल्यू 2, इस तरीके से आप जो भी बनाएंगे वो सारा क्या कहलाएगा? डिक्शनरी कहलाएगा, ठीक है। तो पाइथन में इस तरीके से डिक्शनरी भी होती है। आपको अभी सिर्फ सिंटैक्स देख लेना है, आपको समझना है कि हाँ ये चीज़ें होती है। हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या फंक्शन हमारे पास हैं, इनके ऊपर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे आराम से आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी आप इतना याद रखिए कि हमारे पास ये डेटा टाइप अवेलेबल है, लिस्ट अवेलेबल है, ट्यूपल अवेलेबल है, स्ट्रिंग है, सेट है, डिक्शनरी है और भी बहुत सारे हैं। हम सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट कैसे ले, अभी जैसे अभी तो हम जो कुछ भी कोड कर रहे थे वो हम किस तरीके से कर रहे थे? हम अभी जो कोड कर रहे थे हम सीधे लिख रहे थे x इक्वल टू 2। ये तो फिक्स हो गया कि x में हमेशा 2 ही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि x पे या 2 ना आए और x पे कुछ ऐसी चीज़ आए जो कोई और यूज़र इनपुट करे। यूज़र इनपुट यानी कि जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है वो जब तक वैल्यू ना दे तब तक x में वो वैल्यू आए जो यूज़र देना चाहता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रोग्राम रन किया, मैं चाहता हूँ मैं इसमें 5 देना चाहता हूँ, तो x में जब मैं रन करूँ तो यहाँ 5 आए x में। मैं चाहता हूँ कि नहीं 5 नहीं, अगली बार जब मैं रन करूँ तो मेरे पास 3 आए। अगली बार मैं तीसरी बार रन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 20 आए, कोई भी एक ऐसी वैल्यू आए जो मैं यहाँ चाहता हूँ, ठीक है। तो हम यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेंगे? तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन पाइथन में, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है? आप जो भी कुछ भी कंसोल पे लिखते हैं इनपुट में, वो आपको ये रीड करता है और आपको रिटर्न कर देता है। वेरिएबल आप जिस जहाँ असाइन करना आप उसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि x इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो अब जब भी मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मुझसे इनपुट के लिए प्रोग्राम करेगा। मैंने वहाँ लिखा 20, तो x में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन ये इनपुट फंक्शन में एक चीज़ है कि जब भी रिटर्न करता है तो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। उसने जो कुछ भी रीड किया होगा 20, तो 20 को एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आपको उसमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे आगे टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा 20। मैंने लिखा कि जब मैंने दोबारा रन किया मैंने लिखा हेलो, तो उसने हेलो मुझे एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। मैंने लिखा कि 3.25 या 3.26 कुछ भी लिखा, तो 3.26 भी जो है इनपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। आपको बस इतना याद रखना है कि इनपुट लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? इनपुट फंक्शन, बस इससे आगे आपको कोई यूज़ नहीं करना है। इनपुट में एक पैरामीटर भी आप जो है दे सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आप क्या पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे आपने इनपुट लिखा, ठीक है, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख सकते हैं। मैंने लिखा कि एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, ठीक है। तो ये जब इनपुट रन हो रहा होगा ना तब पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो इनपुट आपसे मांगेगा कि एंटर ए नंबर आपको दिखेगा, फिर आपके लिए कंसोल रुका होगा कि आपको क्या एंटर करना है। आप जो भी एंटर करेंगे वो ये इनपुट रिटर्न करके इस वेरिएबल एक्स में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनपुट को समझते हैं अभी रन करके। उसके बाद आप प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट आपने देखा प्रिंट करने, हम प्रिंट के यूज़ करते हैं हम प्रिंटिंग के लिए आउटपुट में। अभी मैंने बहुत सी बार प्रिंट यूज़ कर लिया है।
1 लिखा है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्लस लिखा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, पहले 2 प्लस 3 कितना 5 हो जाएगा और 5 प्रिंट हो जाएगा। 2,3 लिखा है तो ये क्या करेगा, ये स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट करेगा, ठीक है। 2 पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस देगा और फिर 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। 2,3, एक इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है एंड हम दे सकते हैं, तो वो बताएगा कि हम मैंने 2 प्रिंट कर दिया, उसके बाद मुझे एंडिंग किस से करनी है लाइन की, ठीक है। ये मैं अभी रन करके बताता हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन रन करके देखते हैं कि ये चल किस तरीके से रही है। तो मान लीजिए मुझे यूज़र से इनपुट लेना है ना, तो x इक्वल टू मैंने लिखा इनपुट, ठीक है, x इक्वल टू इनपुट, अब मैंने लिख दिया और मैंने सिर्फ प्रिंट कर दिया x को। तो अब मैं जो कुछ भी इनपुट में दूंगा वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। मैंने लिखा ये इनपुट के लिए रुका हुआ है, मैंने लिखा हेलो और एंटर प्रेस किया तो इसने वापस से मुझे हेलो प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जो कुछ भी आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है, तो ये 2 बार प्रिंट हो जाए, प्रिंट एक्स, ठीक है। मैं इस एक्स को जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग वापस इसमें जुड़ के प्रिंट हो, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं कि अगर मैंने हेलो लिखा है तो हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो, दोनों बार जुड़ के, है ना। अब मैंने लिखा कि हेलो, तो क्या हुआ, हेलो हेलो एक दूसरे जुड़ गए, फिर अपेंड हुआ, स्ट्रिंग दोनों जुड़ चुकी है ना, ठीक है। अब ये हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करता है इनपुट। अब मान लो कि मुझे इंटीजर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 2 इंटीजर का सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स लिखूँगा और इनपुट तो मैं उससे ले लूँगा, क्या ले लूँगा कि मुझे एक्स में इनपुट आएगा, लेकिन एक्स क्या आएगा, स्ट्रिंग की तरह आया होगा। और मैंने दूसरा इनपुट चाहिए वाई, मैंने वो भी इनपुट में ले लिया, लेकिन अब ये एक्स और वाई जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की यानी कि किस तरीके से प्रिंट हुई है, इस तरीके से आए होंगे। एक्स में मैंने 20 लिखा तो 20 इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अगर मैं 30, मुझे 2 नंबर का सम करना है, 30 लिखा, अगर यदि मैं इस तरीके से करूँगा, मैं सीधे बीच में प्लस लगाऊंगा, एक्स प्लस वाई प्रिंट करूँगा, तो क्या प्रिंट होगा, एक्स प्लस वाई अगर यदि मैंने प्रिंट किया तो अभी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एक्स में मैंने मान लो 20 इंटर किया और वाई मैंने 30 इंटर किया, तो ये मुझे 20 और 30 एक साथ दोनों को कंबाइन करके मुझे स्ट्रिंग कॉन्कैट करके दे देगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे 50 प्रिंट हो, तो मैं 50 कैसे प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स को टाइप कास्ट करूँगा, मुझे एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इंटीजर में लिख दूँगा इंटीजर ऑफ एक्स, तो मेरा एक्स जो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई को करना है तो वाई को मैं लिख दूँगा इंटीजर ऑफ वाई, ठीक है। दोनों को प्लस किया, प्लस कर लिया, उसके बाद मैंने जेड वेरिएबल में असाइन कर लिया, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर दूँगा जेड को। तो अभी मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, अभी मेरे पास आएगा, मैंने 20 और 30 इंटर किया तो मेरे पास क्या आएगा, 50 आंसर आना चाहिए। 20 और 30 इंटर किया तो 50 आंसर आ रहा है। और अगर ये पुराना वाला तरीका होता तो कि ये लाइन ना लिखी हुई, तो अब इस लाइन को मैं हटाना नहीं चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, है ना। मैं कमेंट कर दूंगा और मैं लिखता हूँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी 20 और 30 इंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, 20 30 दोनों कंबाइन होकर आ जाएंगे। 20 लिखा, 30 लिखा, तो 20 30 आप देख सकते हैं 2030 हमारे पास जुड़ गया है। ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है इन्हें, इनपुट हमें जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। एक्स और वाई जो अभी क्या है स्ट्रिंग है, और मैंने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो ये दोनों स्ट्रिंग दोनों अपेंड हो जाएगी और मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर यदि मैं इनको इस तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ इस तरीके से, तो मेरे पास एक्चुअल इंटीजर का एडिशन होकर आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। और हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट भी रहता है। तो मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल एक्स इक्वल टू एक्स में हेलो है और वाई में वर्ल्ड है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि हेलो और वर्ल्ड दोनों एक लाइन में प्रिंट हो जाए और बीच में स्पेस आ जाए, तो एक्स कोमा वाई प्रिंट स्टेटमेंट में कोमा ऑपरेटर अगर हम लगाते हैं तो वो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू प्रिंट करता है। देखा आप देखिए किस तरीके से प्रिंट करता है ये। देखिए यहाँ पहले हेलो प्रिंट हुआ एक्स की वैल्यू, फिर एक स्पेस प्रिंट हुआ, देन वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद अगर यदि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है स्पेस प्रिंट ना हो, यहाँ कुछ और कैरेक्टर प्रिंट जाए, मान लो कि बीच में हैश प्रिंट हो जाए, जब भी कोमा अगर यदि जब भी कोमा यूज़ हो रहा है तो उस कोमे के लिए कौन सा कैरेक्टर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, मतलब ये लाइन की एंडिंग किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे मैंने x लिखा और कॉमा एंड इक्वल टू मैंने लिख दिया हैश। तो अब जब भी लाइन की एंडिंग होगी ना तो उसके बाद क्या प्रिंट होगा, हैश प्रिंट होगा। हेलो के बाद हैश प्रिंट हुआ है। अब मैं नेक्स्ट अगर प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैंने लिखा कि वाई, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड हैश वाई, है ना। हेलो हैश वर्ल्ड, पहले हेलो प्रिंट हुआ, उस लाइन की एंडिंग किससे हुई, हेलो वाली लाइन की एंडिंग किससे हुई, हैश से हुई। उस हैश के बाद क्या प्रिंट हुआ, वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। और अगर मैं सिंगल लाइन में देता हूँ तो क्या आउटपुट आता है, हेलो वर्ल्ड एक लाइन में प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, हैश। लाइन की एंडिंग किससे होगी, हमेशा जो सिंबल हम यहाँ बताएंगे उससे प्रिंट होगी, ठीक है। आप प्रिंट स्टेटमेंट में कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना आंसर आना चाहिए, 24, ठीक है। तो ये आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, आप प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी देंगे वो प्रिंट होके आपको मिल जाएगा आउटपुट में, ठीक है। ये बात समझ में आई। उसके बाद ठीक है, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे करना है, समझ में आया। उसके बाद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, अभी जैसे मैं टर्मिनल से कोड रन कर रहा था तो वहाँ पर हम पाइथन फाइल का नाम दे रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा था पाइथन, कमांड में क्या लिखा था मैंने, पाइथन और ./practice.py, ठीक है। तो पाइथन के पास क्या गया, पाइथन एक इंटरप्रेटर है, उसने क्या किया, practice.py फाइल को लिया और उसके लाइन बाय लाइन सारी लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये पाइथन की फाइल रन हो रही हो तो इसमें मैं बाहर से कुछ और भी इनपुट दे सकूँ। मतलब कमांड, ये जो कमांड है ये एक पूरी कमांड है, इस कमांड में कुछ आर्ग्यूमेंट पहले से जाएँ तो मैं इसके बाद कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हेलो, ठीक है, हेलो वेलकम, ये दो चीज़ जो हैं, ये दोनों वर्ड जो हैं इसके अंदर पहले से जाएँ। तो ये दोनों वर्ड में मैं यहाँ से दे रहा हूँ। अब इस तरीके से मैं कमांड लिखता हूँ, हेलो पाइथन लिखा, स्पेस दिया, उसके बाद मैंने फाइल का नाम लिखा, कौन सी फाइल है, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, उसके बाद मैंने लिखा हेलो, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, उसके बाद लिखा वर्ड। तो अब यहाँ पे ये जो हेलो और वेलकम जो जा रहे हैं ये दोनों क्या कमांड, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपने को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को मुझे प्रोग्राम में यूज़ करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं उनको किस तरीके से एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास पाइथन में एक मॉड्यूल होता है, sys करके एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर एक लिस्ट, मान लीजिए एक लिस्ट है argv करके, argv एक हमारे पास लिस्ट है। वो जो argv है वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करता है। argv में क्या होगा, argv क्या होगी, एक लिस्ट होगी जिसका पहला एलिमेंट जो होगा वो फाइल का नाम होगा। तो यहाँ पहले एलिमेंट में लिखा होगा practice.py, ठीक है। दूसरा जो होगा वो हेलो होगा, तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वेलकम होगा, ठीक है। ऐसे और भी अगर मैंने दिए होंगे तो वो सारे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक लिस्ट होती है उस लिस्ट में। तो ये लिस्ट कहाँ है, ये है sys मॉड्यूल में। तो sys.argv मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आपको समझ में आया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से होते हैं। लिस्ट है तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रोग्राम में रन करके दिखाता हूँ कि हम इनको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, किस तरीके से हम इनको स्टोर करेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ python./practice.py, मैंने लिखा हेलो और मैंने लिखा वेलकम। अब ये दोनों जो हेलो और वेलकम है इनको मुझे इस प्रोग्राम में यूज़ करना है, इस फाइल के अंदर यूज़ करना है। ये जब मैं पास करूँगा तो ये यहाँ प्रिंट हो, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ इनको। तो मेरे पास क्या होगा, एक sys मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हम बाद में देखें क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ठीक है। ये हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि किसी और फाइल को जो फंक्शन है वो मुझे इसमें यूज़ करना है इस फाइल में, तो मैं कैसे करूँ, तो मुझे उसे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो sys.argv ये जो है argv ये सारे
एक लिस्ट है, ये सारी चीज़ें कंटेंट करता है। तो इसमें पहला एलिमेंट क्या रखा हुआ है, प्रैक्टिस रखा हुआ है। पहला जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये इंडेक्सिंग आपने अगर ये अरे पढ़े हों कभी तो, नहीं तो आप यूँ समझ लीजिए कि इसको हम जीरो इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, इसको 1 से कर सकते हैं, इसको 2 से कर सकते हैं, ठीक है। ये जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो अगर यदि मुझे प्रैक्टिस डॉट पाई को एक्सेस करना है तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा ARGV ओ स्क्वायर ब्रैकेट और 0। तो ये मुझे जो है प्रैक्टिस डॉट पाई को ला कर दे देगा। और यदि मैंने 0 की जगह 1 कर दिया तो ये मुझे हेलो देगा, और मैंने 2 कर दिया तो मुझे क्या देगा, ये तो ये मुझे क्या देगा, ये ठीक है। अगर यदि मैंने लिखा ARGV ऑफ 2 तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा वेलकम लाके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से। अगर यदि मैंने प्रैक्टिस डॉट पाई लिखा है ये जो प्रैक्टिस डॉट पाई फाइल का नाम है, ये किस में रहेगा, ARGV ऑफ 0 में रहेगा, हेलो ARGV ऑफ 1 में रहेगा, और वेलकम कहाँ रहेगा, ARGV ऑफ 2 में रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से ये कोड चलेगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ sys डॉट ARGV ऑफ 0, ठीक है, और sys डॉट ARGV ऑफ 1 और 2, ठीक है। अपन रन करते हैं प्रैक्टिस डॉट पाई हेलो वेलकम। तो सबसे पहला ARGV ऑफ 0 में क्या था, फाइल का नाम, कौन सा मॉड्यूल है, कौन सी फाइल में रन कर रहा हूँ। दूसरा कौन सा था, पहला आर्ग्यूमेंट जो हमने दिया हेलो, तो उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो ARGV ऑफ 0 में क्या है, फाइल का नाम, ARGV ऑफ 1 में क्या है, हेलो, और ARGV ऑफ 2 में क्या है, वेलकम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम बाकी के लेक्चर्स में देखेंगे कि और हमें क्या क्या कवर करना है। तो आगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स और भी जो पाइथन के बहुत सारी चीज़ें, पाइथन में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और भी आपको लगता है डाउट वगैरह तो आप जेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।